welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Beehives chapter 4, which is a truly beautiful mind. So let's begin. First question, when was Albert Einstein born? तो Albert Einstein का जन्म कब हुआ था? आंसर इज ए ऑन 14th March 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ अल्म. तो इस शहर में 1879 में जर्मनी की एक अल्म सिटी में अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु थॉट दैट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक? तो इनमें से कौन व्यक्ति है जो कि सोचता है कि अल्बर्ट जो है वो एक फ्रीक है? आंसर इज बी हिज मदर. तो अल्बर्ट का जब जन्म होता है तो उनकी मदर को लगता है कि उसका हेड जो है, उनका हेड काफ़ी ज़्यादा एवरेज बच्चे से ज़्यादा बड़ा है और इसलिए वो उसे फ्रीक कहती हैं. फ्रीक का मतलब है कि जो दूसरों की अपेक्षा तुलना में अलग हो, अनयूजुअल हो, तो उसे फ्रीक कह रही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिड अल्बर्ट इनकाउंटर इन हिज चाइल्डहुड डेज? तो हमें बताना है कि वो कौन से स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, बोली से संबंधित कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो कि अल्बर्ट के बचपन के दिनों में उसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे. आंसर इज सी बोथ ए एंड बी. यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या है कि जब वो 2-2.5 साल के थे लगभग, तो आइंस्टाइन अभी भी बोलना शुरू नहीं कर पाए थे और जब वो फाइनली बोलते हैं तो ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. मतलब प्रॉब्लम ये हो गई कि हर वो बात को 2-2 बार ट्वाइस रिपीट करने लगे थे. तो ये उनकी स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम थी. तो यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट दिया हुआ है इस बॉक्स में. ओटो जो कि एक हिस्टोरियन है एंशिएंट मैथमेटिक्स के, वो बताते हैं कि आइंस्टाइन जो है कैसे वो लेट टॉकर थे और उनकी पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे. तो तभी एक सपर टेबल, मतलब एक डिनर के समय एक रात जब वो बैठे थे डिनर करने अपने फैमिली के साथ, वो अचानक बोल पड़ते हैं द सूप इज़ टू हॉट. मतलब सूप जो है बहुत ही गर्म है. तो फिर ग्रेटली रिलीव्ड, उनके माता पिता को काफ़ी रिलीफ मिलता है और फिर वो पूछते हैं कि तुमने इससे पहले ये शब्द बोला क्यों नहीं? तो अल्बर्ट रिप्लाई करते हैं बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर. मतलब इससे पहले सब कुछ ऑर्डर में चल रहा था. तो अल्बर्ट का कहने का सेंस है कि उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं थी, पर अभी सूप जो है हद से ज़्यादा गर्म है, इसलिए उन्हें बोलना पड़ा. तो ये एक इंसिडेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड अल्बर्ट्स प्लेमेट्स कॉल हिम? तो अल्बर्ट्स के जो प्लेमेट्स हैं, जो उसके साथी हैं, जो उसके साथ खेलते हैं, वो उसे किस नाम से पुकारा करते थे? आंसर इज डी ब्रदर बोरिंग. तो उसे वो ब्रदर बोरिंग कह रहे हैं. जो आइंस्टाइन है, जब वो छोटे थे तो वो अपने में ही मगन रहते थे, ज़्यादा दूसरों के साथ खेलने में टाइम नहीं देते थे. इसी से अभी ने क्या कह रहे हैं, ब्रदर बोरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टॉयज डिड अल्बर्ट प्रेफर? तो वो किस प्रकार के खिलौने थे जो अल्बर्ट को पसंद थे? आंसर इज बी ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. तो उन्हें मैकेनिकल टॉयज जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर डैश ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. तो हमें बताना है कि अल्बर्ट की जो न्यू बॉर्न बहन है उनका नाम क्या है. और ये भी इंसिडेंट इसमें मेंशन किया गया है कि जब उनकी न्यू बॉर्न सिस्टर का जन्म होता है तो अल्बर्ट क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कि ठीक है ये न्यू बॉर्न सिस्टर है, पर उसकी व्हील्स कहाँ हैं? इट शोज़ कि उनको कितना मैकेनिक से कितना प्यार है. मशीन और मैकेनिकल टॉयज़ भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है. तो ये चीज़ ये सिखाता है. तो हमें इसमें उनकी न्यू बॉर्न सिस्टर का नाम बताना है. आंसर इज़ ए माजा. तो माजा जो है इनकी न्यू बॉर्न सिस्टर का नाम है. और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि माजा के जन्म लेने पर अल्बर्ट क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं वेयर आर हर व्हील्स. Next question, who once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything? तो हमें बताना है कि वो कौन था जिसने आइंस्टाइन के पिताजी को कहा कि कोई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी प्रोफेशन आइंस्टाइन चूज करेगा, वो उसमें कभी भी उन्नति नहीं पा सकेगा. तो ये व्यक्ति जिसने ये कमेंट किया था वो कौन था? आंसर इज डी अ हेडमास्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टाइन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ. तो आइंस्टाइन जो है वायलिन बजाना कौन सी उम्र में सीखना शुरू कर देते हैं? आंसर इज सी 6. जब वो 6 साल के होते हैं तो वो वायलिन बजाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी माँ जो है, मदर जो है, वो चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे. ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अम्यूट्योर वायलिनिस्ट. अम्यूट्योर का मतलब होता है जो शौकीन होता है, जो अपने प्रोफेशन के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं, शौक से कोई चीज़, कोई आर्ट को परफॉर्म करे, तो ये वायलिनिस्ट बन जाते हैं अम्यूट्योर, यानी कि शौकीन, पैशन की तरह. और मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. तो हमें इनके लाइफ के फैक्ट के बारे में ये भी पता चलता है कि ये गिफ्टेड वायलिनिस्ट भी थे.
नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वेंट टू हाई स्कूल इन, तो हमें बताना है कि अल्बर्ट हाई स्कूल कौन से शहर में गए थे। आंसर इज ए म्यूनिक। तो म्यूनिक जो है वो जर्मनी का एक शहर है, वहाँ पे इन्होंने हाई स्कूल अटेंड किया। जब वो 15 महीने के थे तो आइंस्टाइन की पूरी फैमिली म्यूनिक शहर में आकर शिफ्ट हो गए थे, और आइंस्टाइन जो है वो हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर ले आते थे। हालांकि उन्हें स्कूल के तौर तरीके पसंद नहीं थे और काफ़ी ज़्यादा उनके टीचर्स के साथ उनका मतभेद होते रहता था, और जब वो 15 वर्ष के हुए तो आइंस्टाइन जो है उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया, अपने हाई स्कूल को छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एज अल्बर्ट लेफ्ट हिज हाई स्कूल एट, तो हमें बताना है कि अल्बर्ट ने अपने हाई स्कूल को कौन सी उम्र में छोड़ दिया। आंसर इज बी, एट द एज ऑफ 15। तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग, तो यहाँ पर आइंस्टाइन जो है जब उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया तो वो अपनी शिक्षा को कहाँ पे कंटिन्यू रखना चाहते थे। आंसर इज ए, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। वो स्विट्जरलैंड का वो इलाका जहाँ पे जर्मन भाषा बोली जाती हो, तो वैसे यूनिवर्सिटी में वो अपने आगे के स्टडीज़ पूरी करना चाहते थे। और रीजन क्या था स्विट्जरलैंड को चुनने का, क्योंकि ये ऐसा सिटी था विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। तो लिबरल का मतलब है जो दूसरों के विचारधाराओं को रिस्पेक्ट दे, मान सम्मान मिले और स्पेस मिले, हम कह सकते हैं। तो इसलिए म्यूनिक को छोड़कर हमने देखा था कि वहाँ पे उनके टीचर्स के साथ मतभेद हो जाता था इनकी ओपिनियंस को लेकर, तो ये स्विट्जरलैंड को चुन रहे थे क्योंकि इट वॉज अ सिटी विच वॉज मच मोर लिबरल दैन म्यूनिक। तो इससे एक साल पहले ही अल्बर्ट के पेरेंट जो हैं वो मिलान में चले आए थे, म्यूनिक से मिलान आ गए थे और अपने बेटे को यानी कि अल्बर्ट को रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया था। इसी के बाद प्रोलॉन्ग डिस्कशन होने के बाद अल्बर्ट ने अपनी इच्छा जताई कि वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में अपने आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टाइन वॉज, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन से सब्जेक्ट में आइंस्टाइन ज़्यादा गिफ्टेड थे और इंटरेस्टेड थे। आंसर इज ए, हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। तो ये दो सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, जिसमें आइंस्टाइन को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, रुचि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन, तो जब उन्होंने अपना स्कूल फिनिश किया तो वो कौन से यूनिवर्सिटी में अपने आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। आंसर इज डी, ज्यूरिक। तो ज्यूरिक जो है वो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मस्टैश आइंस्टाइन हैड एज अ यंग मैन, तो किस प्रकार की मूछें आइंस्टाइन रखा करते थे जब वो एक नवयुवक थे। आंसर इज सी, वॉलरस मस्टैश। तो ये कुछ इस प्रकार का रहेगा स्टाइल जो है, तो आप ये पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि जब यंग है तो किस स्टाइल के मूछें रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, तो हमें बताना है कि आइंस्टाइन जो है उन्हें अपने कौन से फेलो विद्यार्थी में एक स्पेशल इंटरेस्ट महसूस हुआ। आंसर इज ए, मिलेवा मेरिक, whom he found to be a clever creature। तो इनके लिए ये वर्ड यूज किया गया है, मिलेवा के लिए क्लेवर क्रिएचर बाय आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टाइन फाउंड मिलेवा मेरिक टू बी अ डैश, तो आइंस्टाइन जो है उनके हिसाब से मिलेवा मेरिक का स्वभाव कैसा था, उनके लिए वो कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं। आंसर इज सी, क्लेवर क्रिएचर। Next question, Einstein saw in her an ally against the dash, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। तो हमें यहाँ पे बताना है कि आइंस्टाइन जो है उन्हें मिलेवा मेरिक में एक एलाई, एक मित्र नज़र आने लगा। अगेंस्ट कौन से लोग थे, उनके अगेंस्ट ऐसे लोग जो उनकी फैमिली और यूनिवर्सिटी में थे और उनसे उनकी नहीं बनती थी, ऑड्स में थे वो। आंसर इज बी, फिलिस्टाइंस। तो फिलिस्टाइंस वो ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं होता आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक जैसी चीज़ों में, वो उसके अगेंस्ट होते हैं, यानी कि एक तरह से कंजर्वेटिव टाइप ऑफ पीपल। तो ये किसको ये टर्म यूज़ कर रहे हैं फिलिस्टाइंस, तो अपने फैमिली में वो लोग और यूनिवर्सिटी में उनके टीचर्स और हेड मास्टर्स जिनसे उनके विचार मेल नहीं खाते थे। तो देखिए आइंस्टाइन और मिलेवा जो हैं दे फेल इन लव एंड अभी भी उनके लेटर्स मिलते हैं जिनमें उनके अफेक्शन को फील किया जा सकता है। तो और साइंस के साथ और टेंडरनेस, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, यानी कि जो लव है उसमें भी साइंस का एक हम ये देख सकते हैं एलिमेंट देख सकते हैं
तो wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। तो ये देखिए, ये कहते हैं कि कितने खुश और प्राउड होंगे हम लोग जब हमारा जो टुगेदर काम है मिलेवा और आइंस्टाइन का, कौन से वर्क पे, रिलेटिविटी पे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उस पर, जब इनका कंक्लूजन जो है सक्सेस रहेगा। तो ये चीज़, ये हमें पता चलता है कि ये दोनों यानी कि मिलेवा और आइंस्टाइन जो है रिलेटिविटी पर काम कर रहे थे। Next question. Einstein finally secured a job in 1902 as a dash in the patent office in Bern। तो आइंस्टाइन को फाइनली एक जॉब मिलती है 1902 में। तो वो पोस्ट बताना है जिस पर उन्हें जॉब मिलती है, पेटेंट ऑफिस इन बर्न। आंसर इज डी, टेक्निकल एक्सपर्ट। तो उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिलती है 1902 में। जब वो ग्रेजुएट करते हैं 1900 में, तो उसके बाद वो फ्री में ही बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते थे, प्राइवेट ट्यूशन्स देते थे, और फाइनली उन्हें 1902 में जॉब मिलती है। कैसे फॉर्म में? टेक्निकल एक्सपर्ट के पोजीशन पे इन द पेटेंट ऑफिस। पेटेंट मतलब क्या होता है? ऐसा विभाग जहाँ पर किसका राइट, किसी मतलब कोई पैटेंट का मतलब है कोई जो एक्सक्लूसिव राइट हो, उसको लेकर जो ऑफिस होता है बर्न में। बर्न भी एक सिटी है, वहाँ पे इनको जॉब मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइंस्टाइन इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द डैश। तो आइंस्टाइन जहाँ पे काम करते थे वहाँ पर उनका डेस्क ड्रॉवर जो था, वहाँ पे वो सीक्रेटली अपने साइंस वर्क्स पर, प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। तो उस डेस्क ड्रॉवर को वो किस नाम से पुकारते थे? आंसर इज बी, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। Next question. When did the famous paper of Einstein on a special theory of relativity get published? तो जो आइंस्टाइन की फेमस थ्योरी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये कब पब्लिश की जाती है, कौन से ईयर में? आंसर इज सी, 1905। 1905। तो ये क्या थी? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्बर्ट एंड हिज बिलोवेड मिलेवा वर वर्किंग टुगेदर ऑन। तो अल्बर्ट और उनके बिलोवेड मिलेवा जो है वो एक साथ कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे? आंसर इज बी, थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उनके लेटर से हमें एविडेंस मिलता है कि वो रिलेटिविटी की थ्योरी पर काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई हैड मिलेवा कम टू स्विट्जरलैंड। तो मिलेवा जो है स्विट्जरलैंड में क्यों आई थी? आंसर इज A, because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। तो जो यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिक की, यानी कि स्विट्जरलैंड में जो ज्यूरिक शहर है, वहाँ पे जो इकलौता मतलब वन ऑफ द फ्यू, कुछ ही में से एक यूनिवर्सिटी था जहाँ पे औरतों को डिग्रीज मिल सकती थी। तो इसलिए मिलेवा जो है वो स्विट्जरलैंड आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलेवा वॉज अ यंग गर्ल फ्रॉम। तो मिलेवा कौन से कंट्री को बिलोंग करती थी? आंसर इज ए, सर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड आइंस्टाइन गेट अ जॉब। तो आइंस्टाइन को जॉब कब मिलती है? आंसर इज बी, 1902 में। तो 1900 में एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट जो हैं वो ग्रेजुएट करते हैं और फिर भी अनएम्प्लॉयड थे। वो टीचिंग असिस्टेंट की तरह प्राइवेट काम कर रहे थे, प्राइवेट लेसन्स दे रहे थे, और फाइनली उनको 1902 में टेक्निकल एक्सपर्ट की पोस्ट पर पेटेंट ऑफिस में बर्न में जॉब मिली। आइंस्टाइन जो हैं अपना सीक्रेटली अपने आइडियाज़ को वहाँ पे भी प्रोग्रेस कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड आइंस्टाइन्स डिसीजन टू कंटिन्यू हिज स्टडीज इन स्विट्जरलैंड। तो क्या कारण थे जिसकी वजह से आइंस्टाइन ने निर्णय लिया कि वो अपने आगे की स्टडीज स्विट्जरलैंड में पूरी करेंगे? आंसर इज डी, इट वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। तो म्यूनिक से ये ज़्यादा लिबरल था, मतलब विचारों को रिस्पेक्ट करने वाला था, और यहाँ पे इन्हें लग रहा होगा कि अपने जो आइडियाज़ हैं उनको अच्छे से और ज़्यादा फ्रीली एक्सप्लोर कर पाएंगे, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु गेव द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो मास एंड एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप किसने दिया? ये रिलेशन क्या है? E = mc²। Answer is B, Albert Einstein. Next question. When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. And when you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. तो ये words जो हैं ये किसके हैं? Whom does these words belong to? ये किसके शब्द हैं? किसने इन्हें कहा है? Answer is A, Albert Einstein. नेक्स्ट क्वेश्चन। whom did Albert want to marry right after finishing his studies? तो
अल्बर्ट जो है किसके साथ विवाह करना चाहते थे अपने स्टडीज़ को फिनिश करने के बाद तुरंत? आंसर इज ए, मिलेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज आइंस्टाइंस मदर अगेंस्ट हिज मैरिज टू मिलेवा? तो आइंस्टाइन की मदर जो है वो नहीं चाहती थी कि आइंस्टाइन जो है मिलेवा से मैरिज करे, विवाह करे। तो इसके पीछे क्या कारण थे? आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही कारण। उनकी मदर को लगता था कि मिलेवा जो है वो जो कि इनसे 3 साल बड़ी थी उनके बेटे से, वो उसके लिए टू ओल्ड थी। एंड शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वो उनको पसंद नहीं था कि मिलेवा जो है वो कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंस है, तो इससे उनको परेशानी थी। इसी से वो नहीं चाहती थी कि आइंस्टाइन जो है मिलेवा के साथ शादी करे। और शी इज़ अ बुक लाइक यू, ये इनके वर्ड्स हैं आइंस्टाइन के मदर के, और इसके बाद आइंस्टाइन ने शादी कैंसिल कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द पेयर फाइनली गेट मैरिड, आइंस्टाइन एंड मिलेवा? तो ये जो पेयर है आइंस्टाइन और मिलेवा, वो फाइनली कब शादी करते हैं? आंसर इज सी, 1903। तो 1903 में द पेयर फाइनली गेट्स मैरिड, और उनके 2 बेटे भी हुए। बट इनके बाद कुछ इनके प्रॉब्लम्स हुए और कपल जो है फाइनली इनका डिवोर्स हो जाता है 1919 में। और आइंस्टाइन जो है उसी साल अपनी कज़न एल्सा से सेकेंड मैरिज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड आइंस्टाइन मैरी हिज कज़न एल्सा, हिज सेकेंड मैरिज? तो हमें बताना है कि आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा से अपनी दूसरी शादी कब की? आंसर इज सी, 1919, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड आइंस्टाइन पब्लिश हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? तो आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब पब्लिश की? आंसर इज सी, 1915। तो 1915 जो ईयर है उसमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है पब्लिश की गई, और 1905 वो साल था जहां पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने पब्लिश की थी। तो ये देखिए, ये जो थ्योरी है इट प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। किस पर थी ये? ग्रेविटी पे। और 1919 में एक सोलर इक्लिप्स हुआ था जिसने प्रूव कर दिया कि ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। इट हैड correctly calculated in advance the extent to which the light from the fixed stars would be deflected through sun's gravitational field। और इस वर्क को, इस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को न्यूज़पेपर्स ने कौन सा नाम दिया? अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड आइंस्टाइन कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन? तो आइंस्टाइन जो है अपनी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट करते हैं? आंसर इज ए, 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज? तो जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो अखबार हैं, उन्होंने आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कैसे प्रोक्लेम किया? आंसर इज बी, अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स? तो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए कौन से साल में दिया गया? आंसर इज बी, इन 1921। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द नाजीज कम टू पावर इन जर्मनी? तो नाजीज जो है जर्मनी में कब पावर में आते हैं? आंसर इज डी, 1933, 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी 1933? तो हमें बताना है कि वो कौन सा देश है जहां पर आइंस्टाइन जो है चले जाते हैं जब नाजीज जो है जर्मनी में पावर में आते हैं 1933 में। आंसर इज डी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चले जाते हैं आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन टेक प्लेस? तो हमें बताना है कि न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी बर्लिन में कब की जाती है? आंसर इज बी, 1938। देखिए, जब नाजीज जर्मनी में पावर में आते हैं 1933 में, उसके बाद जो है 5 years लेटर्स न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी होती है बर्लिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did Einstein write a letter to warning the adversities that an atomic bomb can cause on 2 August 1939? तो हमें बताना है कि आइंस्टाइन ने किसको चिट्ठी लिखा और उसमें वार्निंग थी कि जो एटॉमिक बॉम्ब है वो उसके कितने ज़्यादा खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके बारे में वार्निंग देते हुए आइंस्टाइन ने किसको चिट्ठी लिखा? 2 अगस्त 1939 को, 2 अगस्त 1939 को।
आंसर इज ए द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है उस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड का फेज चल रहा है और इस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो इसके बारे में एटॉमिक बॉम्ब के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताते हुए आइंस्टाइन ने उन्हें एक चिट्ठी लिखा। उनके कलीग ने उन्हें रिक्वेस्ट किया था, आइंस्टाइन के कलीग ने, सहकर्मी ने उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि आप चिट्ठी लिखिए प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, हो सकता है इससे कुछ मतलब स्थिति में सुधार आए, तो इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री ड्रॉप द एटॉमिक बॉम्ब ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। तो कौन सा वो देश था जिसने जापानीज सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पे अगस्त 1945 को एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया? आंसर इज सी, यूएसए। और इसी के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट और ऑफ द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द। तो आइंस्टाइन जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ गए थे, जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो तबाही मची थी, कॉज्ड बाय, तो हमें वो इंसिडेंट बताना है जिसके वजह से आइंस्टाइन जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ गए थे। आंसर इज डी, एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन्स इन द जापानीज सिटीज़। तो ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इवेंट रहा हिस्ट्री में और इसी के कारण आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा शॉक में थे। तो इस बार इन्होंने एक पब्लिक लेटर लिखा, मिसिव का मतलब है एक तरह का ओपन लेटर टाइप, टू यूनाइटेड नेशंस। कौन से ऑर्गेनाइजेशन को? यूनाइटेड नेशंस। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और इस चिट्ठी में इन्होंने क्या प्रपोज किया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, आइंस्टाइन जो है अगले कुछ डिकेड्स में, नेक्स्ट डिकेड में, अगले 10 सालों में आइंस्टाइन जो है बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो आर्म्स बिल्डअप के अगेंस्ट एजिटेशन करते हैं और पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एजिटेशंस एंड कैंपेन्स वर टेकन अप बाय आइंस्टाइन आफ्टर द एडवेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ख़त्म होने के बाद आइंस्टाइन ने कौन से एजिटेशंस और कैंपेन्स किए? आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। एजिटेशंस फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, ये जो नए नए आर्म्स बनाए जा रहे थे, एटॉमिक बॉम्ब और जो एमुनिशन कंट्रीज के द्वारा इकट्ठा किया जा रहा था, इसके अगेंस्ट आइंस्टाइन ने एजिटेशन किया और साथ ही साथ पीस और डेमोक्रेसी के लिए भी इनका स्ट्रगल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एज आइंस्टाइन डाई एट। तो आइंस्टाइन ने अपना जीवन काल कौन सी उम्र में पूरा किया? आंसर इज ए, एट द एज ऑफ 76 इन द ईयर 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्स्ट अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड इज अबाउट। तो ये जो टेक्स्ट है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये किसके बारे में है? आंसर इज बी, द लाइफ ऑफ वर्ल्ड जीनियस अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मिसिव। तो आप इस टर्म मिसिव से क्या समझते हैं? आंसर इज ए, लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल। तो एक प्रकार का चिट्ठी है जो कि लॉन्ग और ऑफिशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट्स पेरेंट्स मूव्ड फ्रॉम म्यूनिक टू। तो अल्बर्ट्स के पेरेंट्स जो है, माता पिता, वो म्यूनिक से कौन से शहर में, दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए? आंसर इज ए, मिलान। Next question, Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the dash. In it he proposed the formation of world government. तो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो इवेंट हुआ था और जो एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, जापानीज सिटीज़ पर, तो इस इवेंट से आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ गए थे इस डिस्ट्रक्शन को देखते हुए। और इस बार उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर लिखा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को, ये बताना है। इसमें इस लेटर में इन्होंने प्रपोज किया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? आंसर इज ए, यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग आइंस्टाइन लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेचर डैश मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। तो हमें बताना है कि जो यंग आइंस्टाइन जो है वो बाद में कौन से आर्ट को एज अ पैशन फॉलो करते हैं। अमेटर अमेरिकन इंग्लिश में है और अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो ये अमेचर प्रोनाउंस होगा। इसका मतलब है कि कोई ऐसे आर्ट को शौक के कारण फॉलो करना एज अ पैशन, नॉट एज अ प्रोफेशन। मतलब पैसे के लिए किसी आर्ट को परस्यू ना करना, उसे अपने हॉबी की तरह, पैशन की तरह फॉलो करना। तो आइंस्टाइन जो है वो एक गिफ्टेड शौकीन थे, कौन से आर्ट में, ये हमें बताना है। आंसर इज ए, वॉयलिनिस्ट। तो ये उनकी लाइफ का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि वो एक गिफ्टेड अमेचर वॉयलिनिस्ट भी थे।
So in this way, we discuss some important MCQs और multiple choice questions of class 9 BHATS chapter 4, which is a truly beautiful mind. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स.